जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 15 है। आज के लेक्चर में हमने दो काम करने हैं। एक, हम जो टेस्ट हुआ है हमारा प्रीवियस वीक में उसको डिस्कस करेंगे और आपकी होम असाइनमेंट इसको डिस्कस करेंगे। ये दो काम करने हैं हमने, ठीक है। टेस्ट डिस्कशन और फिर होम असाइनमेंट। टेस्ट था हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक का था। तो डिस्कशन स्टार्ट करें। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये लेक्चर, उनके लिए मेरी सजेशन ये है, अगर अभी तक आपने टेस्ट 1 अटेम्प्ट नहीं किया तो इस डिस्कशन को बिना आप देखिए, इसको फॉरवर्ड कर लीजिए। जहां से हमारी असाइनमेंट की डिस्कशन स्टार्ट होगी वहां से इस लेक्चर को देखिए। अगर आपने टेस्ट 1 को अटेम्प्ट कर लिया हुआ है तो फिर ये डिस्कशन आप देखिए। तो चलते हैं टेस्ट 1। हमारा 4 क्वेश्चन थे इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन 1 कह रहे कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ फॉलोइंग इक्विटीज। मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कि हम डिस्काउंट, अगर मार्केट प्राइस गिवन हो तो डिस्काउंट रेट या आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो तो उसकी मदद से हम मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। शर्त है क्या क्या आपको फार्मूला याद हो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, W has 50,000 ordinary shares in issue. Current dividend ₹10 is expected to remain constant. अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% ये उसने हमें किस लिए दिया है? फार्मूला में यूज करने के लिए। करंट डिविडेंड ₹10 है। ये करंट डिविडेंड से क्या मुराद है? डी नॉट। एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट, इस अल्फाज का मतलब क्या है? विदाउट ग्रोथ है, शाबाश। और 50,000 ऑर्डिनरी शेयर इन इशू है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, वो एक शेयर की मार्केट प्राइस होती है या कि पूरी की पूरी कंपनी की? एक शेयर की। वैसे ये डिपेंड करता है, अगर आप डिविडेंड एक शेयर के ऊपर लेंगे तो जो मार्केट प्राइस आएगी वो भी एक शेयर की आएगी। अगर आप डिविडेंड सारे के सारे शेयर्स पे लेंगे तो जो मार्केट प्राइस आएगी वो भी सारे के सारे शेयर्स पे आएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? ये कौन सा कंपोनेंट कौन सा है हमारा? ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या बैंक लोन? ऑर्डिनरी शेयर। विद ग्रोथ या विदाउट ग्रोथ? अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी भाई, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, आप बताइए फार्मूला क्या होगा इसमें? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। एग्री करते हैं इस फार्मूला से? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। लेकिन हमने तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी ही नहीं, वो तो गिवन है। तो नो प्रॉब्लम, प्लेसेस चेंज कीजिए, पी नॉट बन जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरह होगा ना? या के शो करवा दूं आपको? शो करवा दूं आपको? चलिए यूं लीजिए, ये आ जाइए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिचुएशन कौन सी है, कैपिटल कंपोनेंट कौन सा है। कंपोनेंट के बाद फार्मूला आपने लिखना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी विदाउट ग्रोथ इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट इधर आ गया, डी नॉट डिवाइडेड बाय। और आपको पता है अगर विदाउट ग्रोथ हो तो डी नॉट भी वही होता है, D1 भी वही, D2 भी वही, ऐसे ही है। अब मुझे बताइए डी नॉट कितना है? 10 पर शेयर है। यहां पे 10 आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, यानी 0.1 इज इक्वल टू क्या हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 0.1, 100। मार्केट प्राइस कितनी हुई? क्लियर? कोई इशू? कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। विवान सबको क्लियर है? पार्ट 2, X has 10,000 ordinary shares in issue. Total dividend ₹500,000. No growth expected. Cost of equity 15%. इसमें भी ग्रोथ नहीं है। इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है बताइए जरा जी। हाँ, सिर्फ एक ही फर्क है। वो फर्क क्या है? इसमें टोटल डिविडेंड दिया है, उसमें उसने डिविडेंड
पर शेयर दिया हुआ था, तो हमने क्या करना है, डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट कर ले। ठीक है, टोटल की बेस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो बाद में फिर एंड में आपको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन बेहतर है हम सारी कैलकुलेशन ही पर शेयर की बेस पे करें। तो इसमें डिविडेंड कितना आएगा पर शेयर, 500,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 50। चलिए, यानी हमारा जो फार्मूला है डी नॉट है, डी नॉट कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, 0.15 रुपीज 333.33। कोई प्रॉब्लम, क्लियर। ये भी हमारा ऑर्डिनरी शेयर का था क्वेश्चन और विदाउट ग्रोथ। नेक्स्ट थर्ड, 2 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी क्वेश्चन था। चलिए थर्ड, Y has 1 million ordinary shares. The dividend just paid ₹10 per share. डिविडेंड जस्ट पेड कौन सा डिविडेंड है, डी नॉट, और डिविडेंड सून टू बी पेड कौन सा है, हाँ खा गए मार, डिविडेंड जस्ट पेड भी डी नॉट है, डिविडेंड सून टू बी पेड भी डी नॉट है। ये डिविडेंड सून टू बी पेड पता है कब यूज करता है, जब वो शेयर की कम डिविडेंड प्राइस देता है, कम डिविडेंड प्राइस, कम्युलेटिव डिविडेंड प्राइस जब देता है शेयर की, तो बताता है कि अभी शेयर की कितनी, मैं डिविडेंड कितना पे करने वाला हूं। तो याद रखिएगा, डिविडेंड जस्ट पेड भी डी नॉट है और डिविडेंड सून टू बी पेड भी डी नॉट है। 1 million डिविडेंड जस्ट पेड ₹10 per share, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%। अब बताइए विद ग्रोथ इक्विटी, पहले बड़ा कंपोनेंट डिसाइड किया, बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर, फिर उसमें विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ, विद ग्रोथ। तो फार्मूला पता है आपको विद ग्रोथ का, मुझे भूल गया फार्मूला, जरा मुझे विद ग्रोथ का फार्मूला तो बता दीजिए कि क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस G, और ये P नॉट क्या होती थी प्राइस, मार्केट बाय कम डिविडेंड या एक्सक्लूडिंग एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, शाबाश। अच्छा एक्स कहने लगा सर मैंने एक किताब आई कैप में, उसने तो फार्मूला कुछ और लिखा हुआ है, आपने फार्मूला कुछ और लिखा हुआ है, क्या फर्क, कहने लगा ये उधर D1 नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है D नॉट इंटू 1 प्लस जी, इंटू 1 प्लस जी। तो बताइए दोनों में फर्क है कोई, वो एक ही बात है, आपने नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड पे पहुंचना है तो ग्रोथ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ग्रोथ फैक्टर को ऐड करेंगे, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर आप डी नॉट और D1 में फर्क का पता है आपको, तो फिर ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल D1 डिवाइड P नॉट कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप इस फार्मूला को भी यूज कर लें, एक ही चीज है, लेकिन एक फार्मूला यूज नहीं करना, क्या ये तो D2 बन जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, D नॉट इंटू 1 प्लस जी या D1 कर ले, मुझे D1 इजी लगता है इसलिए मैं D1 ऊपर रख लेता हूँ। एग्री करते हैं, यही है। अच्छा अब इसमें चूंकि प्राइस कैलकुलेट करनी है तो मैं थोड़ा सा फार्मूला को चेंज करने लगा हूं, अगर कहीं गलती करूं तो आपने मुझे बता देना है। D1 डिवाइडेड बाय E माइनस जी, ये फार्मूला हम प्राइस के लिए यूज करेंगे, क्लियर। अच्छा अब बताइए अभी डिविडेंड जस्ट पेड कितना है, 10 पर शेयर, तो ये 10 इंटू 1 प्लस ग्रोथ कितना है 0.05% डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, यानी 0.15 माइनस ग्रोथ 0.05। अच्छा अब मेरी आदत है बाज़ औक़ात मैं कैलकुलेशन लाता करके शो कर रहा हूँ, स्टूडेंट कहते हैं सर हमें क्यूएम में आदत पड़ी हुई है कैलकुलेटर के ऊपर सारी कैलकुलेशन करने की, तो हम एक ही स्टेप में कर दें, बिल्कुल कर दें, फार्मूला जरूर लिखना है, फार्मूला लिखना, बाकी कल अब मैं एक ही स्टेप में करने लगा हूं, पहले मैं लदा किया करता था, अब मैं एक ही स्टेप में, वो कैसे 10 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.05,
105 ₹105 प्राइस है पर शेयर की। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इजी था ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। Z has 10,000 shares in issue. Dividend for the next 5 years expected to be constant at ₹10 per share and then grow at 5% per annum to perpetuity. Cost of equity 15%. इसमें क्या करना? दो फार्मूला लगेंगे। एक दफा क्या करना पड़ेगा? परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। वो जो परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो किस ईयर पे आएगी? ईयर 5 पे कि ईयर 0 पे? हाँ ये देखिए ना, ये एक मिनट है, एक मिनट, इसको थोड़ा ना विजुअलाइज करते हैं। ये हमारा डिविडेंड मिल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर उसके बाद ये ग्रोथ हो गई, ठीक है? दो फ्लोज आगे ना। मुझे ये बताइए, हमने पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर इसकी। जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मैं एक ही क्वेश्चन है मेरा, वो इस पॉइंट ए पे आएगी, प्रेजेंट वैल्यू हमें देगी जो फार्मूला हम यूज करेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा हमने ईयर नॉट पे लेके जाना है कि जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो डायरेक्ट ईयर नॉट पे आएगी। जी, पहले ए पे आएगी वैल्यू, फिर उसके बाद उसको दोबारा डिस्काउंट करके ईयर नॉट पे लेके आना है। ये चीज क्लियर है आपको? ये चीज हमने किसी और क्वेश्चन में भी सीखे थे। किस क्वेश्चन? हाँ सेल्फ, जिम्बा वाला, जिम्बा जो भी था, जिम्बा। भाई क्लियर है ये बात? समझ आई बात? आपको क्लियर हुई है बात? नहीं समझ आई? पहले कांस्टेंट है, बाद में ग्रोथ है, उसने दोनों फार्मूला यूज कर लिया, कोई मसला नहीं, हम दोनों यूज कर लेंगे। अब ग्रोथ की कैसे कैलकुलेट करें? परपेचुइटी है, परपेचुइटी का क्या फार्मूला है? जी यही फार्मूला ग्रोथ का यूज होगा ना। ऊपर वाली चीजें मिटा दूं ना, जरूरत तो नहीं होगी। ये फार्मूला हमारे पास आ गया ग्रोथ के लिए। एग्रेड ग्रोथ का यही बनेगा। वैल्यूज बताइए। डी नॉट, सॉरी D1, हाँ डी नॉट क्या है? 10। ईयर 1 में भी 10, डी नॉट भी ईयर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। 5 के बाद फिर 6 में ग्रोथ आ गई, तो हम इस वक्त ईयर 5 पे खड़े हुए हैं। पहले हम ईयर 5 इस पॉइंट पे खड़े होके इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको यहां से वापस लेके जाएंगे। सबसे अहम पॉइंट इसमें यही है, जिम्बा वाले में भी सबसे अहम पॉइंट यही था। पहले आपने इस ग्रोथ की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे खड़े होकर कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद ईयर 0 पे लेके जानी है। तो अब यहाँ पे खड़े होकर कैलकुलेट, ये ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये ईयर 5 है, ईयर 5 है, ये ईयर नॉट है। सबसे अहम पॉइंट बताइए, डी नॉट कितना है और D1 कितना हुआ? ग्रोथ रेट कितनी है? 5%। 10 इंटू 1.0, मैं भी थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट कर लिया करूं इजाजत हो तो, लेकिन जहां पे जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो ना कैसे है फौरन आपने पूछ लेना। 10 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, 0.15 माइनस ग्रोथ 0.05, ये क्या है? 10 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.1, 95.24। नहीं नेट नेट करके, सॉरी, 10 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.1, 105। असल में ना मैंने किया हुआ है आई कॉम और बी कॉम, तो उसमें हमारे टीचर कहा करते थे हर स्टेप के अलग मार्क्स हैं, हर स्टेप, तो वो आदत पड़ी हुई है वो डिटेल कैलकुलेशन करने की। बहरहाल चलें ठीक है, 10 इंटू 1.05 ये क्लियर हो गया, 105, ये यहां पे है 105।
अब क्या करना है, अब डिस्काउंट करना है, लेकिन सिर्फ इसको डिस्काउंट नहीं करना, बाकी के भी को तो डिस्काउंट। बाकी कितने कैश फ्लोज हैं, 5, और छठा ये छठा 105। 5 को 5 कैश फ्लोज लेदा डिस्काउंट करना है विदाउट ग्रोथ, और छठा किसको डिस्काउंट करना है 105। देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन करने लगा, P नॉट इज इक्वल टू कितना था, 10 था, 10 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 1 जमा 10 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 2 जमा 10 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 3 जमा 10 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 4 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 5। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, दोनों कैश फ्लो जो कि एक ही साल के थे, दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों को इकट्ठा। ये क्लियर हुआ, जी जी हाँ, वो 6, जो लास्ट वाला 105 है ये तो 6 ईयर का है, इसका 6 ईयर। एक मिनट है, ये मुझे बताइए काउंटिंग क्या आपको ये सिखाती है, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। आप ये तो नहीं कहते ये साल का वो अगले साल का, आप कहते हैं इस साल का क्लोजिंग इज इक्वल टू अगले साल का ओपनिंग। मुझे बताइए जो प्रेजेंट वैल्यू है 6 ईयर में आई, एग्रीड 6 ईयर के स्टार्ट में कि एंड में, 6th ईयर के स्टार्ट में आई, और ये कैश फ्लोज कौन कब है, एंड पे। तो 5th ईयर का एंड 10 रुपए, 5th ईयर का एंड और 6th ईयर का स्टार्ट 105, दोनों एक ही नहीं हो गए, दोनों एक ही नहीं हो गए। इनका क्वेश्चन समझ आया आपको कि 10 तो 5 ईयर 5 का है और 105 ईयर 6 का है, दोनों को ऐड कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे आप जल्दी से, भाई कर लें अपने हाथ से जल्दी कैलकुलेटर, आपका 1.15 पावर 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 4 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 5, 85.725, 85.725 यही है, ये ले, ये आपका आंसर। कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन ठीक था, 85%, शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। इस पूरे क्वेश्चन में ना यही काम का क्वेश्चन था। क्लियर, आगे चलें। क्वेश्चन 2 कह रहे गिवन द फॉलोइंग डेटा अबाउट शेयर प्राइस कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ईच केस। अब देखें पहले उसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी देके मार्केट प्राइस कैलकुलेट करवाई, अब प्राइस देके कॉस्ट ऑफ, तो हम दोनों के एक ही फार्मूला है, कंसेप्ट बैकएंड पे वही है, कोई नई चीज नहीं है। मार्केट प्राइस पर शेयर ₹50 एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड ही चाहिए होती है हमें, अगर कम डिविडेंड दिए होते तो हम डिविडेंड की प्राइस लेस कर देते। डिविडेंड जस्ट पेड ₹7.5 विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। 7.5 क्या है, डी नॉट, 150 क्या है, पी नॉट। तो फार्मूला बताइए मुझे, फिर से मैं भूल गया भैया, ये पहले बताइए कंपोनेंट कौन सा है, इक्विटी विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ क्या फार्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट। अच्छा आप डी बोलते हैं, मुझे पी सुनाई देता है, डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट, 7.5 डिवाइडेड बाय 150 कितना, 5% आया, ये ना। ओहो, इसको नेट ऑफ टैक्स करना तो भूल ही गया मैं, वो नहीं करना था, इक्विटी में नहीं होता, शाबाश, ये ध्यान में रखिएगा, इक्विटी में नहीं होता तो किस में होता है, डिवेंचर में होता है, शाबाश। नेक्स्ट मार्केट, सेकंड पार्ट, मार्केट प्राइस पर शेयर 165 कम डिविडेंड, डिविडेंड अबाउट टू बी पेड,
देखिए डिविडेंड अबाउट टू बी, क्योंकि अभी पे करना है और शेयर की प्राइस में उसने डिविडेंड के 15 रुपए डाल दिए हुए हैं, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट, तो नो प्रॉब्लम, फार्मूला यही है, फार्मूला यही है। लेकिन अब डी नॉट कितना है, सून टू बी पेड है ना, ये भी डी नॉट ही है, डिविडेंड अबाउट टू बी पेड ये भी डी नॉट ही है, इस पे एग्री करते हैं ना। डी नॉट कितना है 15 और पी नॉट कितना है, हाँ 1, ये है 150, यानी 1 इज इक्वल टू 165 माइनस 15 को लेस क्यों किया, क्योंकि कम डिविडेंड प्राइस थी, हमें एक्स डिविडेंड प्राइस चाहिए 10%, ये ले 10%। टैक्स नो, नो टैक्स, नो टैक्स। थर्ड, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹120 एक्स डिविडेंड, यही तो चाहिए, डिविडेंड जस्ट पेड ₹24, डी नॉट है, विद एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5%, ये जी है। अब कौन सा फार्मूला आएगा, फार्मूला बदलो भाई, फार्मूला बदलो। अब क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस जी। डी नॉट क्या है जी, डिविडेंड जस्ट पे 24 है, ये तो डी नॉट है, हमें ग्रोथ में क्या चाहिए, D1 चाहिए। अभी लीजिए D1, ये ले आ गया 25.2 यही आया, डी नॉट 25.2 डिवाइडेड बाय P नॉट 120 प्लस ग्रोथ रेट 5%, मतलब 0.05, कर ले सॉल्व, डिवाइडेड बाय 120 प्लस 0.05 0.26, यानी के 26%। कुछ समझ आया आपको, कैसे ग्रोथ मॉडल में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की, उसी पहले वाले क्वेश्चन ही की एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं टोटल मार्केट वैल्यू, किसी भी कंपनी के शेयर्स की जो टोटल मार्केट वैल्यू उसे क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये स्टॉक एक्सचेंज में अक्सर टर्म बोली जाती है, किसी फर्म के शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी ₹10 मिलियन, डिविडेंड जस्ट पेड ₹1.5 मिलियन, which are expected to remain constant। अब क्या करना चाहिए हमें, अब इसमें ग्रोथ नहीं है, तो ग्रोथ के बगैर और फार्मूला लगेगा, वो कौन सा फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन। क्या फर्क है इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में, टोटल दी हुई है, पर शेयर नहीं है, बिल्कुल टोटल है, तो टोटल से भी कैलकुलेशन हो सकती है, पर बिल्कुल शाबाश, रेशो तो सेम आएगी, शेयर जितने मर्जी हो जाएं। अच्छा, मैंने जब पहली दफा ये क्वेश्चन देखा, मैं कहा नंबर ऑफ शेयर किधर है, नंबर ऑफ शेयर्स किधर है, वो है ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर किधर है। थोड़ी देर बाद फिर मैंने सोचा नंबर ऑफ शेयर क्यों चाहिए, वो तो चाहिए नहीं है ना, नंबर ऑफ शेयर कोई भी हो जाए, आप जब कैलकुलेशन पर शेयर की बेस पे भी कैलकुलेट करेंगे सेम आएगा। कितना आया, 15%। क्लियर जी, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। आगे चलते हैं थर्ड पे, कैलकुलेट करंट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग लोन्स, टैक्स। अच्छा, आप देखें ऊपर पहले उसने शेयर्स की बात की, अब डिवेंचर्स की तरफ आ गया। कैलकुलेट करंट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग लोन्स, टैक्स रेट 30%, फेस वैल्यू 100। पहला 10% कूपन रेट, इरिडीमेबल डिबेंचर इशूड एट पार, इरिडीमेबल डिबेंचर है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, नहीं मैं तो फार्मूला से चलूंगा। बताइए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सिंबल जो मर्जी यूज कर लें, के डी, फार्मूला क्या है,
कूपन रेट आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय पी नॉट। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू उसने दी हुई है तो वो होगी, नहीं दी हुई तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी। 10% है, जी 10 रुपीज में ले लें, रुपीज में ले लें। ये कितना इंटरेस्ट आया इसका? 10% कूपन रेट, फेस वैल्यू 100 है, 10 आया, ₹10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 0.7 आ गया ना। टैक्स रेट 30% है, 1 माइनस 30% 70% यानी 0.7 डिवाइडेड बाय पी ना, कितनी है वैल्यू? आज की वैल्यू कितनी है नहीं बताई, यानी 100 ही होगी। 7 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7%। 7%। कुछ समझ आई? जी जी। सेकंड पे चलें। ये हाइब्रिड वाले भाई अगर आवाज आ रही है, समझ आ रही है तो हाथ उठाइए, और अब जिसको समझ नहीं आ रही वो हाथ उठाए। सबको। सेकंड, ए 10% इररिडीमेबल डिबेंचर ट्रेडिंग एट ₹85%। अच्छा रुपीज, उसे रुपीज का वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ परसेंट का वर्ड नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, रुपीज का वर्ड नहीं लिखा, लेकिन अगर लिख भी दिया उसने तो कोई बात, तो आएगी तो वही। 100 फेस वैल्यू हो तो 85% भी वही है, ₹85 भी वही है। तो इसमें अब क्या होगा? फार्मूला सेम है हमारा। इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है? 10। इंटरेस्ट रेट भी वही, प्राइस कितनी है? हाँ ये चेंज हुई, ये चेंज हुई। क्या आया आंसर? 8.24, बिल्कुल ठीक जी। क्लियर? थर्ड पे चलें, थर्ड पे चलें। A 10% redeemable debenture trading at ₹74% with 3 years to go to redemption at par। IRR कैलकुलेट करेंगे। IRR एक दफा लो रेट पे, एक दफा हायर रेट पे, 3 years to go, 3 साल की करनी पड़ेगी। ये तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, नहीं सोच, चले कोई नहीं, करते हैं, क्वेश्चन आ गया तो करनी तो पड़ेगी। अच्छा अब आपको पता है हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और इसमें अगर आप डिफरेंट रेट्स लेते हैं तो उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है थोड़ा सा। अब है 10% रिडीमेबल डिबेंचर, 10% मीन्स ₹10, ₹10 और नेट ऑफ टैक्स 7 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमने एनपीवी, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि लोअर क्या रखना है, हायर क्या रखना है। पहले एक बताएं, स्टार्ट कहां से करें? 8 एंड 12 से नहीं, इसको 10% ना मिड रखें क्योंकि ये नेट ऑफ टैक्स है, ये सॉरी ये बिफोर टैक्स है। इसको 7% ध्यान में रखे। मेरा ख्याल है 5 और 10 बेहतर गैस है, क्योंकि इसका टैक्स 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 के साथ नेट होगा ना, 7 आ जाएगा। तो उसमें 5 और 10 कर लेते हैं, 9 में हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, 10 कर लेते हैं, जिंदगी आसान। एनपीवी एट द रेट ऑफ 5% इज इक्वल टू क्या होगी? 3 साल है, 7 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 2 प्लस थर्ड ईयर में
107 कैसे आया? एट पार पे रिडेम्पशन। रिड अच्छा एट पार, ओके ओके ठीक है, तो सही है। वाह 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 वाह, मैं ये कह रहा था, वाह 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 वाह। 107 जिसमें एट पार की रिडेम्पशन है, डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 3 माइनस इनिशियल कॉस्ट 74। अब ये रॉकेट साइंस समझ आएगा नहीं है, ये एनपीवी कैलकुलेट हो गई। इसके साथ ही अच्छा ये कितनी आई, फौरन कैलकुलेशन करे, फौरन सारी कैलकुलेशन मेरे से करवाते हैं आप, स्टेप वाइज कोई नहीं कर रहा मैं। पावर 2 प्लस 107 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 3 माइनस 74, हाँ 31.45 तकरीबन 31.45। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है अब हमें डिस्काउंट रेट बढ़ाना है नेगेटिव लाने के लिए। 10% इज इक्वल टू वही फार्मूला, सारा आंखें बंद करके सिर्फ परसेंटेज चेंज करनी है। पावर 2 प्लस 107 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 3 माइनस 74 इज इक्वल टू क्या है, 18.5। ये ले 18.5, ये भी पॉजिटिव आ गया। हाँ जी, हाँ मेच्योरिटी पे टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती, हमने 100 नहीं की, हमने सिर्फ इंटरेस्ट वाली की है। नो प्रॉब्लम, दोनों पॉजिटिव आ गए, कोई बात। अच्छा हमारी इसकी भी प्रैक्टिस हो गई, हमने अपने असूलों पे कायम रहना है। असूल हमारे क्या कहते हैं, दोनों वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब IRR क्या है, IRR इज इक्वल टू एनपीवी एट लोअर, सॉरी लोअर रेट 5% प्लस एन 5% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 31.45 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट 31.45 माइनस 18.54। अब ये वरना पहले प्लस हो जाया करता था, और फिर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना है 5% का, ठीक है। 0.05 प्लस इसका आंसर क्या है, सिर्फ इसी वाले पोर्शन का बता रहे हैं ना कि सारे का, ये 0.05 ऐड करने के बाद क्या आया 17.18, यानी ये 17.18 था। हमें 10 और 20 या 15 और 20 का करना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ी पता चलना था कि क्या आएगा, हमने तो अप्रोक्सीमेशन करनी है ना, तो हमारा। लेकिन याद रखें अगर आप 10 और 20 की फिगर परसेंटेज लेके आपका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर आपका डिफरेंट हो तो आपकी अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। तो अगर आपको सोल्यूशन मिले उसमें डिफरेंट परसेंटेज हो और आंसर डिफरेंट आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। Next, 10% redeemable debenture trading at par with 3 years to go to redemption at par. 3 लिखा है, 3 to go means 3 years to go. 10%, इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है, ट्रेडिंग एट पार, हाँ बाकी सारी ये 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अभी कर लें इसको, अगर हम 100 कर लेते हैं, नहीं तो 100 कर रहे तो इसमें प्लस 74 करके माइनस 100 करें, क्या है 5 पॉइंट प्लस 5.44, और ये
-26 कर लेना इसमें से, -7.46, 5.44, 5.44 प्लस 7.46। भाई जो करवा रहा था कर अब कैलकुलेशन, जल्दी कर, हमारा टाइम जाया करवा रहे थे। बताएं अब क्या आया आंसर टोटल, ये ऐड करने के बाद 7.1%, 7.11। ये क्लियर हो गया। और ए 5% इरिडीमेबल ₹100 प्रेफरेंस शेयर ट्रेडिंग एट ₹65, इरिडीमेबल ₹5%, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही, ये इरिडीमेबल है ना, चलो शुक्र है IRR से तो जान छोटी। फार्मूला बताइए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट की पेमेंट इंटू 1 माइनस टी ओ प्रेफरेंस शेयर्स। कर दी ना गलती आपने, आपने भी ऐसे किया होगा ना, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था, ये बता रहा था, ऐसे नहीं करना है। ये प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, सॉरी ये डिवेंचर है ही नहीं, ये तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो क्या फार्मूला होगा, इरिडीमेबल डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट, यही फार्मूला। डिविडेंड कितना है 5 डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग किस पे हो रहा है 65 पे, 65 क्या है 7 पॉइंट, हाँ एक गलती तो कर दी हमने, टैक्स की एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर पे नहीं है, ठीक है। ये क्लियर। क्वेश्चन 4, ए कंपनी हैज just paid an annual dividend of ₹0.18, just D not. Investor expect annual dividend to grow by 3% each year in perpetuity. The current share price is 1.55 and the total market value of company share is 1.2 million. The company has debt capital on which the yield is 7.8% before tax. The rate of tax is 30%. Total value of company's debt is ₹350,000. कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, टेबल याद है, फॉर्मेट क्या था, इधर आ जाएगा कंपोनेंट कॉस्ट, जल्दी जल्दी लिख रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मार्केट वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपोनेंट है हमारे दो, पहले कौन सा है, पहले किसको, इक्विटी को कर लें, शेयर्स को कर लें, शेयर्स। कॉस्ट क्या है शेयर्स की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, अब कैलकुलेट करेंगे ना शाबाश। फार्मूला क्या होगा वही हमारा, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस G। D1 कितना है 0.18 इंटू 3% के साथ ऐड करके 0.18 इंटू 1.03, 0.1854, 1854 डिवाइडेड बाय P नॉट 1.55, ग्रोथ रेट 3% यानी 0.03। 14.96%, 14.96% क्या गया 14.96%। मार्केट वैल्यू कितनी है 1.2 मिलियन। मिलियन में लिख दूं मैं कि पूरा लिखूं,
फर्क तो कोई नहीं पड़ता, 1.2 मिलियन कर देते हैं। अब डेट कितना है? बिफोर टैक्स रेट 30% है, तो ये आ जाएगा आफ्टर टैक्स 5.46। मार्केट वैल्यू कितनी है? 350,000। 350,000। ओके, कौन है ओके वाला? नॉट ओके। क्यों नॉट ओके? ऊपर मिलियन नीचे भी मिलियन। शाबाश, 0.35 मिलियन। ये टोटल हो जाएगा 1.55 मिलियन। अब इसका वेट कितना हुआ इक्विटी का? 1.2 डिवाइडेड बाय 1.55, 77%, और इसका 23%। यही आएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आएगा? कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर 14.96 इंटू 77, 11.52 और 5.46 इंटू 0.23, 1.26 कर लेते हैं। 11.2 प्लस 1.26, 12.78%। यह है जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ को समझ आई? सारे टेस्ट में क्या करना था समझ आया? क्या किया आपने? ये कोई स्टूडेंट जिसका पूरा टेस्ट ठीक है? शाबाश, चले ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, वरना इसको क्लोज करें जी। हाँ, वो घुमाने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं। हाँ, असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट डिस्कशन, रेलिवेंट कॉस्टिंग याद नहीं है? असाइनमेंट दी थी ना। कितने स्टूडेंट को असाइनमेंट की समझ आ गई? हाथ उठाइए जरा। ये नहीं हो सकता, आधे स्टूडेंट को समझ आ गई। क्वेश्चन कौन से थे? 35। हाँ जी, अच्छा इसकी हम डिस्कशन करते हैं। हमने रेलिवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है कि हम प्रोजेक्ट अप्रेजल में कौन सी वाली कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, कौन सी वाली कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। आप ज़बानी कलामी मुझे जल्दी से कोई बड़ी बड़ी फर्क बता सकते हैं अकाउंटिंग में और फाइनेंस में? क्या फर्क होता है कॉस्ट का? काउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच होती है ना, हमारे फाइनेंस में रेलिवेंट कॉस्ट या इसे मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, ये अप्रोच होती है। क्या फर्क है? दो तीन बड़े बड़े फर्क बता दे, शाबाश जल्दी से। अकाउंटिंग कहती है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, फाइनेंस क्या कहती है? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करो, एसेट की परचेज प्राइस और सेल प्राइस इसको कंसीडर करो। और क्या कहती है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग कहती है इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करो। फाइनेंस क्या कहती है? इसको रिकॉर्ड नहीं करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आप डिस्काउंट कर रहे होंगे ना, उसमें एडजस्टेड होती है, ऑटोमेटिक काउंट फॉर हो जाती है। अकाउंटिंग कहती है जो पुरानी आपकी प्रीवियस कॉस्ट इनकर की है ना, वो रिकॉर्ड करो। फाइनेंस कहती है जिस दिन आप डिसीजन कर रहे हैं ना, तो जो भी पुरानी कॉस्ट है आपकी उस दिन से पहले जो लगा चुके हैं, उसका डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट नहीं होगी। और अगर कोई पुराना मटेरियल, लेबर, रिसोर्सेज वगैरह आप यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, तो क्या उसकी वैल्यू आनी चाहिए? यस, उसके, लेकिन कौन सी वैल्यू? जो उसकी मार्केट वैल्यू है। ये कुछ 3-4 बेसिक डिफरेंस है, याद थे? याद है? हाँ, एक और बड़ा फर्क है, फिक्स कॉस्ट। वो अच्छा ये नहीं कहता कि फिक्स कॉस्ट आए ही नहीं, वो कहता है एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट नहीं आए।
जो एलोकेशन करते हैं ना ओवरहेड्स की फिक्स का, वो ना आए, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी पहले फिक्स कॉस्ट इनकर कर चुके हैं। हाँ, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो आपने न्यू फिक्स कॉस्ट इनकर किए ना वो ऐड कर दें। ये फर्क क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कहता है अली इज ए मीडियम साइज मेडिकल रिसर्च कंपनी engaged in the development of a new medical treatments. Simple information दे रहा है कुछ नहीं। To date, company has invested rupees 250,000 in the development of a new product called Gravia, which can be recovered by। अच्छा, अभी तक 2.5 लाख लगा चुके हैं। हमें किस दिन लाकर डिसीजन करने के लिए उन्होंने खड़ा किया है? जब 2.5 लाख लग चुका है कि जब 2.5 लाख अभी लगना है? तो इसका मतलब यह है जिस दिन हम डिसीजन कर रहे हैं ये पास्ट कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है तो इररिलेवेंट है, यहां तक इररिलेवेंट है, इसको हम इंक्लूड नहीं करना, नहीं कर। लेकिन क्या कह रहा है? लेकिन कह रहा है विच कैन बी रिकवर्ड बाय सेलिंग द फार्मूला टू एन आउटसाइडर। लेकिन आप इस कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते, आगे नहीं लेके जाते, तो आपको 2.5 लाख का फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अब ये 2.5 लाख हमारे लिए रेलिवेंट हो गया। कैसे? अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं 2.5 लाख नहीं मिलना, प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करते 2.5 लाख मिलना है, बताइए रेलिवेंट हो गया कि नहीं? प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं 2.5 लाख नहीं मिलना, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते तो बेच के 2.5 लाख मिलना है, रेलिवेंट कॉस्ट। तो मुझे बताइए ये हमारी कॉस्ट में आएगा कि नहीं? आउटफ्लो के तौर पे के इनफ्लो के तौर, क्योंकि ये सैक्रिफाइस किया आपने। ईयर 1 में आएगा कि ईयर 2 में? ईयर नॉट में। शाबाश। बताया उसने अभी प्रोजेक्ट कितने साल का है? नहीं बताया, नहीं अभी तक नहीं बताया ना, अभी तक तो नहीं बताया। अच्छा, 250,000 का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अगर बात यहीं तक करके रुक जाता ना तो फिर हम 250,000 को ना लेते, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि आप उसको अल्टरनेट यूज है उसका, हमने कहा ठीक है, अल्टरनेट यूज की जो वैल्यू है वो हमारी कॉस्ट है। आगे चलिए, it has estimated that it will take further 2 years of development and testing before Gravia is approved by medical industry regulators। 2 मजीद साल चलेंगे। तो इसका मतलब जो हमने कॉलम बनाने हैं ना, 2 बनाने हैं, नहीं 2 बनाने हैं, 3 कैसे बनाने हैं? 2 साल प्रोजेक्ट। ईयर नॉट को भी तो इंक्लूड करना है, तो ईयर नॉट, ईयर 1, ईयर। और एक और फर्क आ गया अकाउंटिंग और फाइनेंस का। क्या? अकाउंटिंग वाले जब कभी इनकम स्टेटमेंट वगैरह जो बनाते हैं वो ईयर 1 से शुरू करते हैं, ईयर नॉट आज के दिन के तो बनाते ही नहीं। हम आज के दिन का भी कॉलम बनाते हैं फाइनेंस में। कह रहा था कंपनी बिलीव दैट इट कैन सेल द पेटेंट फॉर ग्रेविया टू ए मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर ₹1 मिलियन व्हेन इट हैज बीन फुल्ली डेवलप्ड। जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो हम 1 मिलियन का सेल कर सकते हैं इसको। इसका मतलब है ये 1 मिलियन क्या है? ईयर 2 का इनफ्लो। एग्री करते हैं? ईयर 2 का इनफ्लो है, रेलिवेंट है हमारे लिए। प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आएगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते तो नहीं आएगा, रेलिवेंट हो गया। The directors of Ali and company are currently reviewing the Gravia project as there is some concern about the size of required finance to complete the development। वो कह रहे हैं हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, इसको आगे हमें चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है। Following information is relevant to the project। relevant information बता रहा है। To complete the development, Ali and company will need to acquire additional type A material, expected cost ₹150,000 per annum over the next 2 years। रेलिवेंट है क्योंकि ये मटेरियल प्रोजेक्ट के लिए खरीदा जा रहा है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो मटेरियल खरीदेंगे, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो मटेरियल नहीं आएगा। रेलिवेंट हो गया प्रोजेक्ट से। अच्छा मुझे बताइए 150,000 आउटफ्लो के इनफ्लो कहाँ आएगा? ईयर नॉट में, ईयर 1 में, ईयर 2 में के सब में? ईयर 1 और ईयर 2 में। ईयर 1 और ईयर 2 में ये आउटफ्लो यानी नेगेटिव की फिगर होगी 150,000। क्लियर? यस सर। अच्छा मुझे बताइए ये डिस्कशन के जरिए से आप कंसेप्ट समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व भी कर दूं? समझ रहे हैं? चलिए एहतियातन अगर आपको हो के प्रेजेंट कैसे होगा, सॉल्यूशन आपके सामने आई कैप वाला, आप उसके साथ टिक लगा सकते हैं। ये समझ आ गया? पहले हमने डिसीजन ये करना है रेलिवेंट है कि नहीं, फिर डिसीजन करना है इनफ्लो की आउटफ्लो, फिर डिसीजन करना है किस साल में। Second, type B material will also be required. Currently, there is sufficient stock of type B material to last for the 2 years of the project। खरीदना नहीं पड़ेगा, अपने पास टाइप बी मटेरियल मौजूद है, खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये तो मुफ्त का आ गया, ये तो जीरो पे आ जाएगा।
जीरो पे नहीं। अच्छा, ये तो जितने का खरीदा था उस पे आएगा, उस पे भी नहीं आएगा। किस पे फिर? जितने का बेच सकते हैं, यानी अगर जितने का ये इसका फायदा जो कंपनी को होगा जो उसने सैक्रिफाइस किया, मार्केट वैल्यू। आपको पता है हम फाइनेंस में कॉस्ट को कंसीडर, एक और फर्क आ गया, काउंटिंग कॉस्ट को कंसीडर करती है, फाइनेंस मार्केट वैल्यू इसको, कि करंट की मार्केट वैल्यू क्या है, करंट की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, देखें हमने बॉन्ड्स वैल्यूएशन में भी ये देखा कि चाहे फेस वैल्यू जो मर्जी हो, फेस वैल्यू वो होते हैं ना जो स्टार्ट में जिसके ऊपर इशू किया हुआ, फेस वैल्यू जो मर्जी हो, हम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए करंट वैल्यू यूज किया करते हैं। वही कंसेप्ट इधर है, कॉस्ट जो मर्जी हो, हम करंट वैल्यू देखेंगे मार्केट वैल्यू क्या है। द मटेरियल ओरिजिनली कॉस्ट 50,000, इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रुपीज 75। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको पता है, अब मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो कितने का मिलेगा, लेकिन ये भी इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट दिस on this project, it could immediately be sold as scrap for rupees 20,000. It has no further alternative use. कि या तो आप 20,000 में बेचेंगे, कोई और इसका इस्तेमाल नहीं है, या प्रोजेक्ट में लगा लें। तो मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी हुई? 20,000। 20,000 हुई ना, है क्या? 20,000। तो 20,000 प्रोजेक्ट में आएगा, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो। ठीक है, यानी क्या ये रेलिवेंट कॉस्ट है? बिल्कुल। टाइप बी क्लियर हो गया। इसमें 20,000 क्यों आया? ये मार्केट वैल्यू है। जब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज करते हैं ना, तो हम उनकी मार्केट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट चले अगले एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट है, इफ इट इज डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद ग्रेवियर प्रोजेक्ट, स्पेशल इक्विपमेंट will need to be purchased immediately for rupees 100,000। immediately का मतलब क्या? year नॉट में आउटफ्लो है कितने का? 100,000। this equipment could eventually be sold at end of the project for 25,000। year 2 में इनफ्लो 25,000 का। टू केमिस्ट currently employed for an currently employed, अगर आपके सामने क्वेश्चन इसको अंडरलाइन करें, करंट एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? ऑलरेडी जो एम्प्लॉय किए हुए हैं, इसका मतलब है इनके कोई पुराने एम्प्लॉयज होंगे, वो उन्होंने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। करंटली एम्प्लॉयड का मतलब ये, फॉर एन एनुअल सैलरी ऑफ 20,000 ईच विल बी मेड रिडंडेंट। ठीक, ईच विल बी मेड। अच्छा मुझे ये बताइए, ये भाईजान ऑलरेडी इंगेज किए गए हैं, ये टी है फॉर एग्जांपल, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें इनको इंगेज कर दिया गया है, तो फारग बैठे हुए थे, इनको इंगेज कर दिया गया, क्या इनकी सैलरी प्रोजेक्ट को चार्ज होगी? फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने पास्ट में इनको इंगेज कर लिया हुआ है। तो 20,000 इनकी सैलरी के तौर पे चार्ज नहीं होगा, ये ऑलरेडी पास्ट कॉस्ट है, ऑलरेडी इनका डेट ऑफ डिसीजन से पहले उनको एम्प्लॉयमेंट कर चुके थे। अगर इस क्वेश्चन में हमें ये क्लियर करता ना कि ये केमिस्ट खास तौर पे इस प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए हैं, फिर रेलेवेंट, फिर लाजमी हम इनकी जो एनुअल सैलरी थी ना, एनुअल सैलरी वो भी इंक्लूड करते। तो ये बात समझ रहे हैं? ये करंटली एम्प्लॉयड का मतलब ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो इनकी सैलरी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ये इनको रिडंडेंट कर दिया जाएगा व्हेन एवर ग्रेवियर प्रोजेक्ट एंड्स, जब भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इनको रिडंडेंट कर दिया जाएगा, यानी इनकी छुट्टी हो जाए। बताइए अब ये प्रोजेक्ट के साथ रेलिवेंट है कि नहीं? लेकिन अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट प्रोजेक्ट के साथ रेलिवेंट नहीं थी, इनकी रिटायरमेंट प्रोजेक्ट के साथ रेलिवेंट है, ये चीज समझे, इनकी रिटायरमेंट प्रोजेक्ट के साथ रेलिवेंट है। तो अब क्या करेंगे? वो कह रहा है जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो 40,000 पे करना पड़ेगा। 40,000 रेलिवेंट है कि नहीं? इनफ्लो आउटफ्लो किस साल में? एक एडवांस कंसेप्ट है, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है एक प्रोजेक्ट की वजह से किसी दूसरी जगह पे हमें कॉस्ट की सेविंग हो जाती है। ठीक है, हाँ। जैसे हमने कोई ऐसी मशीन इजाद कर ली
कि उससे हमारे जो दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो एक खत्म हो गया, ये मशीन 2 in 1 काम कर रही है, और हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट उसकी कास्ट सेव हो गई। बताइए जो कास्ट सेव हो गई प्रोजेक्ट में हम उसको कंसीडर करेंगे कि नहीं? सेविंग, बिल्कुल शाबाश करेंगे, सेव करेंगे। और इसी तरह अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से किसी दूसरे डिपार्टमेंट की कास्ट बढ़ रही हो तो वो भी ऐड कर, रेलिवेंट कास्ट का कंसेप्ट ही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखिए, जब वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा इन लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, तो ये रेलिवेंट कास्ट हो गई। नेक्स्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन करंटली एम्प्लॉयड। अब बताइए इसका क्या मतलब है? ऑलरेडी एम्प्लॉयड, इस प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं ना किया गया ऑलरेडी। By Ali and company are working on Gravia projects at a total annual cost of 85,000. Company has variety of other projects to which the technicians could be transferred whenever the Gravia project end. जब कभी प्रोजेक्ट एंड होगा ये किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कंपनी ने ये रखे हुए इस काम के लिए है कि कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर तो कभी उधर। क्या ये खास तौर पे इस प्रोजेक्ट के लिए है? ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। क्या इनकी कास्ट रेलिवेंट है? नहीं है। यस, clear. Annual fixed overhead are 100,000, of which 60,000 general overhead and remaining 40,000 directly associated with the project. मेरा तो ख्याल है सारे के सारे नहीं आएंगे, मेरा तो ख्याल है सारे के सारे आएंगे, सिर्फ जो प्रोजेक्ट के हैं वो आएंगे, एलोकेटेड नहीं आएंगे। 40,000 आएगा, 60,000 नहीं आएगा। अच्छा, किस साल में? एनुअल है, एनुअल दोनों सालों में आएगा। 40,000 नेगेटिव। इंटरेस्ट कास्ट ऑन borrowed फाइनेंस रुपीज 20,000 पर एनम। अकाउंटिंग में तो करते थे, फाइनेंस में वेटेड एवरेज में एडजस्ट करते हैं कॉस्ट में। ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ द ईयर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो स्टार्ट में होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं स्टार्ट, जहां जीरो से स्टार्ट करते हैं। The discount rate to appraise is project is 10%. क्या कहना चाह रहा है? 10% के लिहाज से कैश फ्लो को डिस्काउंट करो। आप टेबल बना के उस तरह आपने डिस्काउंट किया, आपने टेबल बनाया, लाइन नहीं लगाई, लाइन नहीं ना लगती तो मुझे कोई तसल्ली नहीं होती कि एक साल की फिगर दूसरे साल में जा सकती है, जा सकती है ना, तो लाइन जरूर लगाया करें टेबल की। ये आपका क्वेश्चन। जी जी जी, कोई क्वेश्चन पूछिए। नहीं नहीं, year not का मतलब होता है टू डे। year not असल में कोई एक साल नहीं है, year not है टू डे। year 1 का ओपनिंग और year 1 के कैश फ्लोज क्या होते हैं? year 1 के क्लोजिंग, ठीक है। तो year 1 बेसिकली, लास्ट क्वेश्चन दोबारा दिखाऊं, ये लीजिए। टू केमिस्ट, हाँ ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। इसमें दो चीजें, टू केमिस्ट वाले में दो चीजें, देखिए दो चीजें। एक इसमें कंसेप्ट ये है कि सर आपने इसकी एनुअल सैलरी क्यों नहीं इंक्लूड की। दूसरा कंसेप्ट ये है कि सर इनकी जो पेमेंट है रिडंडेंसी पेमेंट वो क्यों इंक्लूड की है। ये दो कंसेप्ट डिफरेंट है। पूछिए कौन सा कंसेप्ट पूछना। 40 था, हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, हमने ये 40,000 इनकी रिडंडेंसी पेमेंट की है, एनुअल पेमेंट नहीं की। अगर इनकी एनुअल सैलरी इंक्लूड कर रहे होते ना तो वो तो ईयर 1 में भी जाती, ईयर 2 में भी जाती 40,000। हमने वो नहीं इंक्लूड किया, बल्कि क्या इंक्लूड किया है? रिडंडेंसी पेमेंट। हाँ तो फुल ईयर सैलरी, हाँ तो एक साल की सैलरी वही निकाली ना, एक साल की 20 है, दो लोग है, 20 दूना 40, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये आपके सामने एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है, इसमें से गलतियां निकाल लें फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्स वो वैसे वो भी कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। सेल्स में प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट में प्रॉब्लम होती है। माइनस वेजेस एंड सैलरीज, इसमें अगर कोई ऐसी सैलरीज है ना जो इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं की गई, ऑलरेडी पास्ट में इनकर की गई है, वो क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। लेकिन अगर सारी की सारी वेजेस एंड सैलरी इसी प्रोजेक्ट की है तो फिर सारी आएंगी,
क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो सारी ही लिख देंगे। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि एक मैनेजर है वो लैदा से आया था, उसकी एलोकेशन की गई है, तो इसका मतलब है हमने उसको आउट कर देना है। वेजेस सैलरी क्लियर। मटेरियल एंड कंज्यूमेबल, अगर के सारे का सारा मटेरियल खरीदा इसी प्रोजेक्ट के लिए हम कहेंगे ठीक है, लेकिन अगर के कुछ प्रोजेक्ट मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उसकी कॉस्ट 20,000 थी और उसकी वैल्यू 30,000 थी, तो हम कहेंगे यहाँ पे 20 में आना चाहिए कि 30 में? 30 में। मार्केट वैल्यू लेते हैं, अभी किया ना। लाइसेंस फी, लाइसेंस फी तो आएगी, लेकिन कैसे आएगी? जिस साल पे कर रहे हैं उस साल उस लिहाज से आएगी ना। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर क्वेश्चन में कहे ईयर 1 में आपने 5 साल का एडवांस पे कर दिया, अगर आप अकाउंटेंट हो तो क्या करेंगे? ईयर 1 में एक किस्त, ईयर 2 में दूसरी, 3 इस तरह, और अगर फाइनेंस है तो सारे का सारा ईयर 1 में कैश फ्लो है। ये चीज का ध्यान, ये नीचे उसने कुछ बताया होगा, मैं उसको सामने रख के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या गलती हो सकती। ये प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट अकाउंटेंट ने बनाई है, हमने फाइनेंस मैनेजर के लिहाज से एनालाइज करना। ओवरहेड जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इसमें यानी इसी प्रोजेक्ट के लिए हैं वो आएंगे। जो एलोकेटेड है, डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसकी जगह पे क्या आएगा जो नहीं है लिखा हुआ? इक्विपमेंट परचेज और इक्विपमेंट सेल प्राइस आएगी, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन की जगह पे इक्विपमेंट परचेज ईयर नॉट में, इक्विपमेंट सेल ईयर एंड में। सर्वे कॉस्ट रिटर्न ऑफ, ये आपको याद है कल पिछले क्वेश्चन पूछा था, सर्वे का जिस वक्त आप डिसीजन कर रहे हैं ना उस वक्त सर्वे कॉस्ट हो चुका है। तो अब आप डिसीजन करें प्रोजेक्ट का या ना करें, ये पैसे देने ही देने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए रेलिवेंट है डिसीजन से, सर्वे कॉस्ट नहीं आएगी। इंटरेस्ट चार्जेस बैक में एडजस्ट हो गया, क्लियर हो गया। इस लिहाज से नीचे उसने जो इंफॉर्मेशन दी है एडजस्ट कर लेंगे आप। कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है भाई? हाइब्रिड में कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है? हाइब्रिड में कितने स्टूडेंट? कुछ ही स्टूडेंट ने क्वेश्चन। शाबाश। हाइब्रिड समझते हैं मरीज पे बैठे हुए हम सर, हम तक पहुंच ही नहीं सकते भाई, खुदा का खौफ करें। और ऑनलाइन वाले भाईजान आपने किया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किया है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो ग्रुप में शेयर करके बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या गलती की। और आपको मैंने कहा था मुझे वो पेज ला के दें, याद आ गया कि जो आपने गलतियां की हैं पेज बनाया आपने। ये हाल है आपका, आप पे रहे तो फिर हो गया काम। अच्छा मुझे बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप कि क्लास में करवाने की जरूरत है? पक्की वादा कर लेंगे। अच्छा कल मैंने खास तौर पे ये क्वेश्चन चेक कराना है, ये आपकी आज की हम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने, जिन स्टूडेंट ने किया वो दोबारा ना करें, लेकिन जिन स्टूडेंट से नहीं किया वो दोबारा क्वेश्चन करें कल। लेकिन सारे स्टूडेंट ये सामने रखेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।